हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव टिप्स रिलेटेड टू रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पर 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था। वह 10 पॉइंट्स था कि ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल को डायरेक्टली हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे रिजल्टेंट बाई कंपोनेंट मेथड। प्रीवियस क्लास में रिजल्टेंट का कैलकुलेशन बाई ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल लॉ के मेथड से रिजल्टेंट का फार्मूला डिराइव किया था। उस रिजल्टेंट का फार्मूला यूज करके दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट आज की क्लास में देखेंगे रिजल्टेंट बाई कंपोनेंट ऑफ बाई कंपोनेंट मेथड्स। रिजल्टेंट बाई कंपोनेंट मेथड्स। कंपोनेंट मेथड से रिजल्टेंट निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो रिजोल्यूशन मतलब होता है दो कंपोनेंट में ब्रेक करना। मतलब जो वेक्टर x एक्सिस पर है वह x कंपोनेंट होता है, जो वेक्टर y एक्सिस पर है y कंपोनेंट होता है, और जो वेक्टर न तो x पर है न तो y पर है उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। अब यहाँ इस डायग्राम में आप देखें एक वेक्टर OA है, दूसरा AB है, तीसरा BC है। AB वेक्टर x एक्सिस के अलोंग है। AB किसके अलोंग है? x एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब AB का x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट नहीं होगा, 0 होगा। तो AB का x कंपोनेंट 4 मीटर हो गया और y कंपोनेंट 0 हो गया। लेकिन बात करें BC का तो BC का y कंपोनेंट 3 मीटर है और x कंपोनेंट 0 है। तो जो वेक्टर x एक्सिस के अलोंग है, जो वेक्टर y एक्सिस के अलोंग है, उसका कंपोनेंट लिखना बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ रहा होगा वेक्टर OA के बारे में जो ना तो x एक्सिस के अलोंग है ना y एक्सिस के। ऐसे केस में हम लोग करते क्या हैं कि जिस वेक्टर का रिजोल्यूशन करना है इसको हाइपोटेनस की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करते हैं? हाइपोटेनस की तरह। और हाइपोटेनस की तरह ट्रीट करते हैं तो यहाँ से एक आप परपेंडिकुलर लगा लें। जब ये परपेंडिकुलर आप यहाँ से लगाते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया। और आप जानते हैं कि बेस का पोर्शन जो होता है इसको अगर m से हम रिप्रेजेंट कर लें, ये OM बेस हो गया तो OM डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू cos 37 डिग्री। बेस अपॉन हाइपोटेनस वैल्यू इक्वल टू cos थीटा। यहाँ से OM का वैल्यू 5 cos 37 डिग्री। सिमिलर वे में आप AM का वैल्यू निकालेंगे तो AM अपॉन 5 इक्वल टू sin 37 डिग्री, देन AM इक्वल टू 5 sin 37 डिग्री। कुछ स्टूडेंट इसको डायरेक्ट लिखते हैं। अच्छा हुई डायरेक्ट आप लिखें। आप देखें बेस इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर के साइड में साइन यूज करेंगे और बेस के साइड में कॉस यूज करेंगे। उसके आधार पर हमने OM और AM का वैल्यू लिखा है। अब यहाँ पर आप देखें OM x एक्सिस पर है और AM y एक्सिस पर है। जो x एक्सिस पर है वह x कंपोनेंट होगा 5 cos 37 डिग्री, 5 cos 37 डिग्री। और दूसरा क्या होगा? 5 sin 37 डिग्री। आप चाहें तो ये वैल्यू अलग से मैनिपुलेट करके लिख भी सकते हैं। cos 37 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता होगा 5 cos 37 डिग्री याद है। tan 37 डिग्री 3/4 आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो cos 37 डिग्री 4/5 हो जाएगा, 4 मीटर। और 5 sin 37 डिग्री क्या होगा? 5 इंटू 3/5 इक्वल टू 3 मीटर।
तो यहाँ से इसका वैल्यू भी आपने निकाल लिया, इसका भी वैल्यू निकाल लिया। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट्स, हमने OA, AB और BC का x कंपोनेंट y कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया। यह स्टेप फर्स्ट था हमारा। स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप सेकेंड में हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू x वेक्टर I प्लस y वेक्टर j। यहाँ पर x क्या है? कैपिटल लेटर X इज द सम ऑफ x कंपोनेंट्स, जितने भी x कंपोनेंट्स है सबका एडिशन हो जाएगा। अब देख लो यहाँ सारे x कंपोनेंट को आप ऐड कर दो तो 5 cos 37 डिग्री प्लस 4 प्लस 0 इक्वल टू 5 cos 37 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 0 इक्वल टू 8 मीटर। और y क्या हो गया? सम ऑफ y कंपोनेंट्स, y कंपोनेंट्स का सम कैलकुलेट करेंगे तो 5 sin 37 डिग्री 3 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 मीटर प्लस 0 प्लस 3 मीटर इक्वल टू 6 मीटर। अब हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है ना, तो रिजल्टेंट एक्स आई प्लस वाई जे, तो एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 110 मीटर आएगा। डायरेक्शन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को पहले आप रिप्रेजेंट कर लें। ये पॉजिटिव x कंपोनेंट है, ये पॉजिटिव y कंपोनेंट है। पॉजिटिव x और पॉजिटिव y कंपोनेंट आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 8 मीटर हो गया पॉजिटिव x कंपोनेंट और ये 6 मीटर हो गया पॉजिटिव y कंपोनेंट, दोनों मिलकर फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहा है। इसका मतलब क्या है? ये रिजल्टेंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में R हो जाएगा। अगर इधर ये 8 मीटर है तो ये 6 मीटर, इसको पैरेलल, इसका पैरेलल रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया है 6 मीटर। अब यहां से डायरेक्शन के लिए हमको अल्फा चाहिए, तो tan अल्फा इक्वल टू y कंपोनेंट y x कंपोनेंट आपने पढ़ा था, तो 6y8 इक्वल टू 3y4, तो tan अल्फा इक्वल टू 3y4, देन अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3y4। और आप लोग को याद होगा कि 3y4 37 डिग्री पर होता है, आई मीन अल्फा इक्वल टू 37 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ये स्टेप जो हमने आपको समझाया एक बार फिर से हम रिमाइंड करवा दे रहे हैं। इसमें करना क्या है? जितने भी वेक्टर दिया हुआ है प्रत्येक वेक्टर का आप x कंपोनेंट लिखिए, y कंपोनेंट लिखिए, टेबुलर फॉर्म में कर लीजिए। उसके बाद सभी x को एक साथ ऐड करें, फिर सभी y को एक साथ ऐड करें और फिर रिजल्टेंट r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे के फॉर्मेट में आप लिख डालें। ये हो गया रिजल्टेंट y कंपोनेंट मेथड्स। इस मेथड का यूज सबसे ज्यादा तब करते हैं जहां पर नंबर ऑफ वेक्टर्स मोर देन 2 होता है। 2 वेक्टर्स के लिए फार्मूला मेथड सबसे बेहतर मेथड है, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए ये मेथड ज्यादा सुटेबल है और ऐसे केस में कंपोनेंट के हेल्प से हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। इसके आगे फिर हम बढ़ रहे हैं, एक और एग्जांपल जो कंपोनेंट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जस्ट इस डिस्कशन के बाद एक एग्जांपल उसी पर बेस्ड देते हैं।
इस मेथड से सॉल्व करने में स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा समस्या कंपोनेंट राइटिंग में होता है, और कंपोनेंट राइटिंग में प्लस माइनस साइन, इसलिए इस पर आप सावधान रहें। प्लस माइनस साइन का मिस्टेक होने से सारा मेहनत आपका बर्बाद हो सकता है। जस्ट थोड़ा सा प्लस माइनस साइन को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल को हमने चेंज किया है। राइट एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स। फिर से 3 वेक्टर्स हमने दिया है। पहला वेक्टर ए बी है, दूसरा बी सी है, तीसरा सी डी है। 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है, 4 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है, 3 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है। सबसे पहले आपको कहा गया है कि एक्स वाई कंपोनेंट्स लिखना है। यहाँ पर टेबल हमने बना दिया है ए बी बी सी सी डी। एक्स कंपोनेंट्स को इसमें लिखना है, वाई कंपोनेंट्स को इसमें लिखना है। फिर आपके लिए सबसे आसान कौन सा है? बी सी और सी डी सबसे आसान है। क्यों? बी सी कौन सा एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर, इसलिए इसका एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट 0 होगा। तो बी सी का एक्स कंपोनेंट कितना लिखेंगे? 4 या -4? -4 मीटर। 4 मीटर नहीं, इसलिए कि लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है तो माइनस लेंगे। वाई कंपोनेंट है ही नहीं, 0, 0 में प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं। सी डी का वाई कंपोनेंट है, एक्स नहीं है, बट ये डाउन साइड में है, इसलिए नेगेटिव होगा। तो सी डी का एक्स कंपोनेंट 0 और वाई कंपोनेंट -3 मीटर। कंपोनेंट ब्रेक करना किसका रह गया? रिजॉल्व करना किसका रह गया? ए बी का। जिसका कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, हमने अभी समझाया था, उसको आप हाइपोटेनस ले लें। इसको हाइपोटेनस मानेंगे तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल आप इमेजिन कर लें, और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करेंगे तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वाई कंपोनेंट, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो एक्स कंपोनेंट। इसको ये हम आप मान लें। ये हो जाएगा 5 cos 53 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? bm का वैल्यू, bm का वैल्यू हो जाएगा 5, मैंने उल्टा लिखा है, देख लो, 5 sin 53 डिग्री, और यहां पर क्या हो जाएगा? 5 cos 53 डिग्री। हमने क्या समझाया था? हमने समझाया था कि जिस साइड में एंगल बनता है वह बेस का साइड होता है, और बेस के साइड में cos होता है, और परपेंडिकुलर के साइड में साइन होता है। ये 5 sin 53 डिग्री है और ये 5 cos 53 डिग्री है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये दोनों में प्लस साइन और माइनस साइन कैसे हम सोचेंगे। प्लस माइनस सोचने का तरीका हमारे पास कई एक है, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से सोचते हैं, बट मैं जो सबसे कॉमन तरीका है, सबसे आसान है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। एक तरीका क्या है कि टेल के साइड में आप टेम्पररी ऑरिजिन मान लें। हमने क्या किया? टेल के साइड में टेम्पररी ऑरिजिन ले लिया। टेल का साइड इधर है, इधर नहीं है, ऑरिजिन इधर नहीं देंगे, इधर ले, इधर आप कहीं भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप यहाँ लें, यहाँ लें। टेम्पररी ऑरिजिन जब लेने तो इससे फायदा आपको क्या मिला? इससे फायदा क्या मिला कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब एक्स वाई दोनों क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो एक्स कंपोनेंट 5 cos 37 डिग्री है, तो 5 cos 53 डिग्री है, ये नेगेटिव होगा, और ये 5 sin 53 डिग्री, ये भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में। एक सोचने का तरीका आपका ये हो गया कि टेल के साइड में टेम्पररी ऑरिजिन ले लें, और उस टेम्पररी ऑरिजिन के बाद आप देखें कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फर्स्ट में है कि सेकेंड में है कि फोर्थ में है। क्योंकि यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में था, इसलिए एक्स वाई दोनों ने नेगेटिव ले लिया। बट आगे से आप क्या करेंगे? एक और तरीका है। एक तरीका क्या है? आप जो वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करना है उसके अलग अपने पेन को आप रख लें। पेन का जो पॉइंटेड पोर्शन होगा, पेन का जो पॉइंटेड पोर्शन होगा, आप देख लें, ये पॉइंटेड पोर्शन है, ये वेक्टर की तरह आप ट्रीट कीजिए। ये आपका वेक्टर हो गया। अब इसको एक बार आप सर्कुलेट करें बेस के लिए। बेस के लिए सर्कुलेट करेंगे तो एरो ऐसे जा रहा होगा, और एक बार इसको ऐसे आप खड़ा कर लें, तब भी एरो ऐसे आ रहा होगा। एरो डाउन जा रहा है तो नेगेटिव, एरो इधर जा रहा है तब भी नेगेटिव।
अब आप देखिए कि पेन वाला मेथड आपको ज़्यादा आसान लग रहा है या ऑरिजिन वाला मेथड। ऐसे हम सजेस्ट करते हैं कोई एक ध्यान रखिए, दोनों ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और सबसे आसान तो ऑरिजिन वाला मेथड है कि टेल के साइड में ऑरिजिन बना लीजिए। ऑरिजिन बनाते के साथ आपको 4 क्वाड्रेंट में एक्स वाई प्लस माइनस क्लियर हो जाएगा। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों नेगेटिव था, हमने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से जब सभी का कंपोनेंट हमने लिख लिया तो रिजल्टेंट हमारे लिए बहुत आसान सा काम हो गया। अब ये काम आप लोग कर लेंगे। आप सारे x कंपोनेंट का एडिशन यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस cos 53 डिग्री का वैल्यू आप लोग को याद है, tan 53 डिग्री 4/3 होता है, तो ये 3/5 हो जाएगा -4 + 0। तो टोटल x वैल्यू कितना आ गया, -7। टोटल y वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको आप ऐड कर दें तो sin 53 डिग्री का वैल्यू याद है, फिर उसी ढंग से सोच लें। ये 3/5 है तो ये 4/5। ये सब केवल मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ा दिया था अप्लाइड मैथमेटिक्स में। अगर वो सब वैल्यू याद नहीं होगा तो जहाँ तक आपको दिक्कत भी हो रहा होगा। और इसके बाद ये वैल्यू ऐड कर दिया, ये 0 है, -3 है, ये भी -7 मीटर आ रहा है। तो रिजल्टेंट इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -7 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर इक्वल टू 7√2 मीटर। और डायरेक्शन की आप बात करेंगे तो चूंकि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, x y दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वह एंगल अल्फा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप देख लें x कंपोनेंट भी 7 है और y कंपोनेंट भी 7 है, तो tan अल्फा इक्वल टू माइनस लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, -7/-7 न्यूमेरिकली 1 आ रहा है, तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री आंसर हो गया। तो ये हमारा सेकेंड एग्जांपल था जिसमें प्लस माइनस साइन का कंफ्यूजन न हो, इसके लिए मैंने डिस्कस किया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बाय द मेथड ऑफ रिजल्टेंट हम कैसे डिस्कस करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात आप ये सोचें कि अगर एक वेक्टर a हमने कंसीडर कर लिया, ये वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है। रिजल्टेंट में जब दो वेक्टर को आप टिल्टेड पोजीशन में रखते थे तो हमने कहा था रिजल्टेंट डायगोनल के अलॉन्ग होता है, पैरेललोग्राम लॉ से देखते हैं। तो इन दोनों का जो डायगोनल लाइन होगा वो इधर की ओर होगा, इसका रिजल्टेंट इधर की ओर होगा। इस रिजल्टेंट को हमने R1 कह लिया, R1 = a + b। और इसका डिटेल आप पढ़ चुके हैं कि अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो गया और ये डायरेक्शन अल्फा हो गया, तो शायद इसके बारे में मेरे बोलने से पहले सारे स्टूडेंट को ये बात याद आ चुका होगा कि R1 = √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पर दो वेक्टर को ऐड किया हमने, कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हो गया। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो एडिशन के हेल्प से ही सब्ट्रैक्शन को हम समझने जा रहे हैं। बट उससे पहले जो रिपीट हमने किया, इन बातों से आप लोग वाकिफ होंगे। डायरेक्शन की बात हमने क्या समझाया था, tan अल्फा इक्वल b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। सभी स्टूडेंट को याद होगा, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, देखिए सब्ट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर a + b के जगह पर क्या होना चाहिए, माइनस। यहाँ माइनस होगा कैसे, b का अगर डायरेक्शन हम उल्टा कर देते हैं, मतलब b का अगर नेगेटिव वेक्टर ले लेते हैं तो इधर की ओर +b है तो इधर की ओर क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। तो इधर +b है, इधर -b। तो यहाँ पर जब वेक्टर a और प्लस वेक्टर b था तो इसका रिजल्टेंट R1 इन बिटवीन लाइन इधर था।
लेकिन अब वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी है, तो हम अब वेक्टर माइनस बी ले रहे हैं, ये बी वेक्टर नहीं है, ये क्या है माइनस बी वेक्टर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके डायगोनल के लॉन्ग होगा, इसका इन बिटवीन लाइन होगा और ये R2 वेक्टर होगा। और R2 वेक्टर में इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कहने को हमने क्या कहा ऐड कर देते हैं, बट ये फाइनल रिजल्ट है क्या सबट्रैक्ट हो गया। तो जब एक वेक्टर नेगेटिव, दो में से एक वेक्टर नेगेटिव होता है तो आप करेंगे एडिशन, मिलेगा सबट्रैक्शन। तो जो एडिशन का कॉन्सेप्ट है उसी से हम चल रहे हैं। यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल थीटा था, यहाँ वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, आप देखिए ये थीटा है, ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो वहां जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वहां पर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था, और यहाँ पर जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा नहीं होगा बल्कि 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर जब रिजल्टेंट R2 का हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो R2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R2 का फॉर्मूला आप देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा। और cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। तो यहां से स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये R2 का वैल्यू आ गया। और जब R2 हमने लिखा तो आप ध्यान दीजिए वहां का फॉर्मूला यहाँ का फॉर्मूला में अंतर क्या था, रिजल्टेंट में प्लस था तो यहाँ प्लस 2ab cos थीटा, सब्ट्रैक्शन में प्लस के जगह पर माइनस आ गया तो यहाँ प्लस 2ab cos थीटा के जगह पर माइनस 2ab cos थीटा। बात रह गया डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन में भी वही बातें हो जाएगा, b साइन 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos 180 डिग्री माइनस थीटा। आप जानते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव होगा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसलिए फाइनल रिजल्ट क्या होगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस b cos थीटा। अब जरा देखिए तो आपको अलग से कुछ याद रखने का जरूरत है, वहां प्लस था दो वेक्टर के बीच तो प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पर प्लस b cos थीटा, और जब माइनस आया तो यहाँ माइनस 2ab cos थीटा और यहाँ पर माइनस b cos थीटा। इस तरीके से हमने देखा कि रिजल्टेंट का डिस्कशन जैसे करते थे वैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को भी हमने डिस्कस किया। और लास्ट में 1 मिनट थोड़ा सा और कंक्लूड कर देते हैं ताकि आप रिजल्टेंट और सब्ट्रैक्शन से आप कंफ्यूज ना रहें। आप देखो अगर आप लिखते हो मॉड ऑफ a प्लस b, इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर को आपने ऐड कर दिया और मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब आप लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b इन एडिशन, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैसे आप लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसी को हमने क्या लिख दिया है R1। अगर यहाँ पर मॉड ऑफ a माइनस b लिखते हैं तब इसका मतलब क्या हुआ, आप रिजल्टेंट नहीं लिख रहे हैं सब्ट्रैक्शन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा और ये R2 हो जाएगा। जैसे अल्फा 1 और अल्फा 2 वहां पर लिखे हैं उसी तरीके से आप देखिए वहां पर इसके लिए एंगल जो लिखे थे tan अल्फा 1 फॉर्मूला ही था ना, tan अल्फा 1 b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा, ये डायरेक्शन ऑफ R1 है। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ R2 tan अल्फा 2 इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। ये दोनों लाइन जस्ट हमने रिपीट किया है, जो वहां पढ़ा है उसी को फिर से हमने
लिखने का प्रयास किया है। बट ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में काफ़ी काम आता है, जो हम लोग अगले क्लास में फिर देखेंगे।